नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपको स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियां देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारा चर्चा का विषय है, जो जानकारियां हम आपको देने जा रहे हैं वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, उससे संबंधित बीमारियां, उसके लक्षण, उसका निवारण, और इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य भारत के जाने माने डॉक्टर संजय शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आप सभी भी हमसे कार्यक्रम में कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसके लिए फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और हमारा नंबर मिलाइए। हमारा नंबर है 1800233948। दर्शकों, मैं एक बार वापस नंबर दोहरा देती हूँ। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233948। इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप अपने सवाल हमारे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शर्मा जी से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, विषय पे चर्चा आज हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है तंत्रिका तंत्र जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि तंत्रिका तंत्र क्या है, इससे किस तरह की बीमारियाँ जो है वो अमूमन देखी जाती है लोगों में? देखिए, तंत्रिका तंत्र जो है मानव शरीर की विस्तृत संचार व्यवस्था है जी। इसका मुख्य भाग जो है ये मस्तिष्क से संचालित होती है जी। और उसके बाद हाथ और पैर की गतिविधियाँ और बावेल और ब्लैडर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से संचालित होती है। फिर उनसे जो है नर्व्स निकलती हैं जो कि हाथ और पाँव की मूवमेंट को संचालित करती हैं। तो अगर हम संक्षेप में समझना चाहें तो शरीर की कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो बिना मस्तिष्क और बिना स्पाइनल कॉर्ड के संचालित करी जा सके। सारी संवेदनाएं, सारे मूवमेंट जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही संचालित होते हैं। नेचुरल है कि अगर इनमें से किसी में चोट लगती है या आघात पहुंचता है किसी भी बीमारी की वजह से, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं जी। जो हम लोग आमतौर से अपनी ओपीडी में क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पक्षाघात का होना, सीवीए जी। फिर हम लोग मिर्गी के काफ़ी मरीज देखते हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। सिर दर्द की समस्याएं बहुत आम हैं जी। याददाश्त का कम होना, ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो ब्रेन संचालित करता है जी। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व के डिसऑर्डर हैं, जैसे पाँव में झुनझुनी आना, पाँव में जलन होना, मांसपेशियों की में कमजोरी आना या मायोपैथी या डिस्ट्रॉफी होना। तो ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। सर, जब हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जब हम सर, माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे एक हमारे पास कॉलर हैं। हेलो 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 जी। कौन सा? जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम उमेंद्र कुमार निषाद राम तेलुमाड़ा मंगलौर जिला धमदाई से बोल रहा हूँ। जी उमेंद्र जी, बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। ये पागलपन और लकवा कोई तांत्रिका तंत्र के लक्षण से होता है क्या? जी, पक्षाघात या लकवा तो तंत्रिका तंत्र के ही लक्षण है। पागलपन निर्भर करता है कि अगर आपने आगे जांच कराई है, सीटी स्कैन या एमआरआई कराई है और दिमाग में कोई घाव नहीं है, आपको कोई अन्य बीमारी नहीं है, तो वो मानसिक रोग भी हो सकता है। प्योर रूप से मानसिक रोग भी हो सकता है, जिसके लिए मानसिक रोग चिकित्सक से मिलना है। देखिए, जहाँ तक लकवे की बात है उपेंद्र भाई, ये तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, इसी विषय पे अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है, तो कॉलर ने और सविस्तार पूछ लिया है हमसे। तो इसमें भी कुछ लक्षण होते हैं, क्योंकि अमूमन हर बीमारी का अपना अपना एक अलग लक्षण होता है। तो क्या तंत्रिका तंत्र में भी जब ऐसी कोई परेशानी चालू होती है, ऐसा कोई बीमारी होता है, तो इनिशियल लेवल पे हमें कोई लक्षण ऐसा कुछ दिखाई देता हो? देखिए, हर बीमारी में अलग अलग वार्निंग साइंस होते जी। तो जैसे वो लकवे की बात कर रहे थे या पक्षाघात की बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ी समस्या है। जितनी बड़ी समस्या हार्ट अटैक है जी जी। तो मेरे ख्याल से हार्ट अटैक सेकंड नंबर की मेजर किलर है और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा लोगों की प्राण लेती हैं उसमें ये
CVA या पक्षाघात आती है। ना सिर्फ ये लोगों की जान लेता बट लोगों को अपाहिज बनाता है, और आज के ज़माने में किसी को पसंद नहीं है कि वो अपाहिज होकर जीना चाहे। तो पक्षाघात के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात है आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको पक्षाघात के लक्षण आने के जितने जल्दी से जल्दी हो सके आपको ऐसे अस्पताल में पहुंचना है जहाँ पे CT स्कैन या MRI की व्यवस्था है। ये जो गोल्डन विंडो पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 3 से 4.5 घंटे तक रहता है जी। लेकिन आप जितने जल्दी पहुंचते हैं अस्पताल में उतना उसका अच्छा उपचार होता है जी। लक्षण इसमें अचानक अगर आपका हाथ या पाँव कमज़ोर हो जाता है, या आपका चेहरा तिरछा हो जाता है, या आपकी आवाज़ लड़खड़ाती है, जी। उसके लिए हम लोग बहुत सालों से एक ही फार्मूला लोगों को सिखाते आ रहे हैं। आप देखिए कि आप चेहरे को देखिए आईने के सामने खड़े होकर, और दांत देखिए। अगर आपका चेहरा एक तरफ तिरछा होता है, आप दोनों हाथ को अपने सामने रख लीजिए, और अगर एक हाथ नीचे जाता है, वो कमज़ोर हाथ अगर नीचे जाता है तो ये भी लकवे की संभावना है। आप बोल के देखें, बोलने पे अगर आप लड़खड़ाते हैं तो ये भी लकवे के लक्षण है जी। और लास्ट जो है वो समय बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट। इस फार्मूले को बोलते हैं फास्ट, FAST। F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच, T फॉर टाइम। जी। जितने जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे इन लक्षणों को देख के उतने जल्दी उपचार होगा और आप उतने जल्दी ठीक होंगे। जी। तो ये जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने हमें और आपको बताया कि लक्षण जो है वो पता चलते ही बहुत फास्ट रिएक्शन करना है, उसके मायने भी बहुत विस्तार से समझाया सर ने। तो सर मैं यहीं पे आपसे पूछना चाहूँगी कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित 2 बीमारियों में हमेशा जो बहुत ध्यान जाता है वो लकवा और मिर्गी है। तो इनके कोई और ऐसे सिम्टम्स है जो इनिशियली बहुत अर्लियर एज में हम पहचान सकें? देखिए, अगर आप लकवे की बात करें या पैरालिसिस की बात करें तो उसके रिस्क फैक्टर बिल्कुल हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर जैसे रहते हैं जी। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, बॉडी वेट इंडेक्स ज़्यादा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या वसा की मात्रा आप में ज़्यादा है जी। या आप स्मोकिंग करते हैं और बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं मेंटेन करते, तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको एक्सपोज करता है। जी। मतलब ये ब्रेन या हार्ट दोनों की नसों को अवरुद्ध कर सकता है सर, और ये स्ट्रोक एक सेकंड रोकना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, बताइए, अपना नाम बताएंगे? ललित कुमार बाबू जौनपुर से बोल रहा हूँ, यूपी से। जी ललित जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी हाँ, ललित कुमार बाबू जौनपुर यूपी से, उत्तर प्रदेश से। जी जी ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। हमारे पैर में जलन होती है, एड़ी में। जी। अच्छा, आपको हाँ, एड़ी में जलन होती है। अच्छा, आपको मधुमेह की शिकायत तो नहीं है? मधुमेह तो टेस्ट नहीं कराए हैं। नहीं, आपको शुगर और यूरिक एसिड 2 चीज़ें चेक करानी पड़ेंगी। नहीं, मधुमेह शिकायत नहीं है। हाँ, ये शुगर के कारण होता है और या शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से होता है, जिसको गाउट या गठिया बोलते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। अगर नहीं होने से और एड़ी को अगर दबाने से दर्द होता है तो आपको हड्डी वाले रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी है, आर्थोपेडिक्स वाले से। अगर आप एड़ी को दबाते हैं और वहाँ पे दर्द होता है तो आपको हड्डी रोग वाले से मिलना है। अच्छा। अगर इसके अलावा भी होता है और रात को बढ़ जाता है तो आपको अपने फिजिशियन से, चिकित्सक से मिलना है। वो निश्चित रूप से आपको दवाइयाँ देंगे और ललित भाई आप पूरे ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, यहाँ पे कॉलर तो बहुत संतुष्ट हुए होंगे, उनको अपनी बीमारी का फ़ोन पे ही सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिल ही गया है। तो सर, अपनी जो चर्चा थी लकवे के लक्षण को आप अभी लगभग हार्ट अटैक के लक्षण जैसा कुछ बता रहे थे, और अगर आप उससे बच जाते हैं जी, तो मैंने जैसे बोला कि आपको अपाहिजता होने की, अपाहिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जी। और ये अपाहिजता जो है ना, वो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप सिंपली, अगर ये चीज़ें 5 मिनट से ज़्यादा रहती हैं, आपका हाथ और पाँव एक जगह 5 मिनट से ज़्यादा कमज़ोर रहता है, आपको बोलने में जुबान लड़खड़ा रही है, आप सीधे अस्पताल जाएं। जी। हो सकता है वो
आपको ऐसी दवाइयाँ दें जिनको हम लोग क्लॉट बस्टर बोलते हैं, वो क्लॉट को बस्ट कर देती है, तोड़ देती है। जी और क्लॉट अगर डिजॉल्व हो गया, चला गया, तो आप उस परेशानी से बच जाते हैं। जी अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और स्ट्रोक से बचना जो है अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी में से है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है पूरे भारतवर्ष में। जी सर, एक चीज़ और जो हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, लोगों के मन में संदेह रहता है कि अगर ऐसी कोई बीमारी हो गई है तो कुछ घरेलू टोटके या लोगों के बीच में जाना माना एक है कि मिर्गी के रोग में जूता सूंघा देने से ये कितना असरदार रहता है, ये इसका कितना नुकसान होता है? देखिए, जितनी कुप्रथाएं छत्तीसगढ़ में हैं मिर्गी के एक्यूट अटैक को लेके, टोना, टोटका, जादू, झाड़ फूक और अटैक आने के दौरान में प्याज सूंघाना, चप्पल सूंघाना, इन सब का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। जी जब भी आप देखते हैं कि अगर सड़क में कोई बंदा पड़ा हुआ है, उसको मिर्गी का अटैक आ रहा है, तो आपको उसको पकड़ना नहीं है, जकड़ना नहीं है उसको। वो हो सकता है 1.5 से 2 मिनट तक या 3 मिनट तक इस तरह से मूवमेंट करेगा। जब ये 2-3 मिनट हो जाते तो आप उसको करवट पे कर दीजिए, उसके कपड़े ढीले कर दीजिए। इस दौरान ना तो आप मुंह खोलने की कोशिश करेंगे, ना मुंह में कपड़ा दबाएंगे, ना उसको चम्मच से खोलेंगे, ना पानी डालने की कोशिश करेंगे, ना शरीर पर पानी छिड़केंगे और ना ही चप्पल और प्याज सूंघाएंगे। 2-3 मिनट बाद उसको करवट में रखने के बाद वो हो सकता है अपने आप सामान्य हो जाए। अगर नहीं सामान्य होता तो उसको निकटस्थ अस्पताल में आप ट्रांसफ़र के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। और अब तो एम्बुलेंस व्यवस्था कम से कम छत्तीसगढ़ में बहुत सहज है और सरल है। जी सर, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं रामेश्वर आनंद बोल रहा हूँ। जी रामेश्वर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न यह है डॉक्टर साहब से कि मेरे को अभी 11 तारीख को लकवा हुआ। जी 11 तारीख को मेरे को लकवा हुआ। ठीक है। लकवा हो गया था, मुंह में थोड़ा एक साइड मार दिया था। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि थोड़ा हाथ पैर थोड़ा हल्का लचर रहा है, मैं चल सकता हूँ। हाथ पैर में कमजोरी आई कि नहीं आई, कि सिर्फ चेहरे में लकवा था? नहीं, मुंह से लेकर थोड़ा हाथ में था और पैर में था। आंख बंद होती है आपकी अच्छे से? जी। अच्छा, आपने कुछ सीटी स्कैन या एमआरआई या किसी चिकित्सक से सलाह ली? जी, मैंने लकवा आने से थोड़ा दवाई लिया था, आयुर्वेदिक दवाई। नहीं, मेरे को लगता है कि कम से कम आपको सीटी स्कैन कराने की आवश्यकता है। आप बिलासपुर में तो वहाँ पे जो जिला अस्पताल है उसमें भी सीटी की सुविधाएं हैं, तो आप वहाँ पे जाके सीटी स्कैन अवश्य कराएं ताकि लकवे का प्रकार तय हो पाए और आपका आगे का इलाज तय हो पाए। और ऐसे में जैसा मैंने बताया, आपको शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों देखना ज़रूरी है। कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आपको जिला चिकित्सालय में जाके अपना सीटी स्कैन, हार्ट की जांच और ब्लड शुगर और बीपी, ये 4 चीज़ें चेक करानी है ताकि वो तय हो पाए। बीपी चेक कराया था जी, तो उसमें 149 बता रहा था। जी, ये हायर साइड में, ये ऊपर है, ये ऊपर की तरफ में है और आपको इलाज की ज़रूरत है। जी। आप सिर्फ आयुर्वेदिक और देशी दवाइयों पे ना निर्भर करें और एक बार चिकित्सक जांच जरूर कराएं ताकि चीज़ें निर्धारित हो पाएं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि रामेश्वर जी चिकित्सकीय डॉक्टर के पास जाके जांच कराएंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए, ये डिसीजन हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए होम्योपैथी प्रेफर करें या आयुर्वेदिक प्रेफर करें। और भारत तो विविध देश है, यहाँ तो 7 पैथी जो हैं साथ साथ चलती हैं, आपस में कंपटीशन करती हैं। लेकिन बेसिक जांच का स्तर एक ही होना चाहिए। जी। आपको ब्लड प्रेशर दिखवाना है, डायबिटीज़ के लिए दिखवाना है, आपको हार्ट की जांच कराना है, आपको ब्रेन का सीटी कराना है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद चीज़ों पे बहस करी जा सकती है और चीज़ों को नए नज़रिए से देखा जा सकता है। लेकिन इतना बेसिक तो होना ज़रूरी है, वो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी से हो। फॉलो करो, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हो। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत कॉमन देखी गई है
वो है तंत्रिका तंत्र में किसी बीमारी और मानसिक संतुलन। क्या इसका वास्तविक कनेक्शन है तंत्रिका तंत्र का मानसिक संतुलन बिगड़ने या याददाश्त खोने जैसी चीज़ों में? देखिए, ब्रेन की कई बीमारियों का सिम्टम्स जो है वो मानसिक रूप से ज़्यादा भूलना या आपका बिहेवियर का एबनॉर्मल होना, ये हो सकती हैं जी। ये बहुत करके न्यूरोलॉजिकल बीमारी में होती, खास तौर से जिनको मैंने बोला डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पहले लकवा हो चुका है, तो ये या तो अल्जाइमर डिमेंशिया हो सकता है या वास्कुलर डिमेंशिया हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम वो कारण है। जी। और जैसे जैसे हम लोग की आयु बढ़ रही है भारतवर्ष में और लोग 70 साल तक या 80 साल तक आसानी से जी जाते हैं, वैसे वैसे ये समस्या और बढ़ती जा रही है जी। बल्कि विकसित देशों में तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्या है कि जब आप चीज़ों को भूल रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे, चिड़चिड़ा रहे हैं, बिहेवियर गड़बड़ हो गया या कपड़े में पेशाब कर रहे हैं, पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस तरह की समस्या हैं। और इन सब के लिए दवाइयों के अलावा लाइफस्टाइल में उतना परिवर्तन करना और उनको उस तरीके से सपोर्ट देना जी। बहुत ज़रूरी है उनकी नीड के हिसाब से। जी। अगर सारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलता तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये प्राइमरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा, और इसमें न्यूरोलॉजी की जगह में मानसिक चिकित्सक से या मनोरोग चिकित्सक से मिलना बहुत ज़रूरी है। जी। फॉर्चुनेटली अपने अंचल में अब काफ़ी साइकेट्रिस्ट हो गए हैं, काफ़ी मनोरोग चिकित्सक हो गए हैं जो इन समस्याओं को बड़े अच्छे से देखते हैं। जी सर, जैसे अभी उम्र की बात हुई तो एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए ना। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएंगे? हेलो। मेरा नाम खराम आरुमाद से बात कर, महाराष्ट्र। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है, क्या मेरा जबान को लकवा हुआ थोड़ा? जी, एक बार दोहराएंगे? जुबान को लकवा हुआ। जी, आगे बोलिए। लकवा हुआ जी। कितने साल हो गए जुबान के लकवा को? हेलो। 1 साल हुआ, 1 साल। अभी आप कैसे हैं? अभी तो आप बोल पा रहे हैं, अभी तो आप बोल पा रहे हैं, आपकी जुबान भी स्पष्ट है और धीरे धीरे 1.5 साल तक रिकवरी होती है, तो मेरे ख्याल से रिकवरी होती रहेगी, बशर्ते आपको और कोई बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ब्लड पतला रखने की दवाइयों को बराबर इस्तेमाल करते रहें। अच्छा अच्छा। आप ठीक हो रहे हैं, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है, मेरे को तो समझ में आ रही है। हाँ तो मैं बहुत दम से बोल रहा हूँ ना फिर। नहीं, आप साफ बोल रहे हैं, आप अपना हौसला बनाए रखें और आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हुआ है ना, इसलिए मुझे अच्छी बात नहीं करते थे। नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, कॉन्फिडेंस बनाए रखें और दवाइयाँ लेते रहें लगातार। ठीक है, चलेगा। चलिए ठीक है। तो ये तो एक अच्छी खबर थी कि पेशेंट रहे हैं और अब रिकवर कर रहे हैं। तो यूजुअली अगर आपको लकवा हो गया तो शुरू के 3 महीने में बड़ी फास्ट रिकवरी होती है, जी 1.5 से 3 महीने तक। जी फिर वो ग्राफ चलता रहता है 6 महीने तक। जी 6 महीने के बाद फिर एक रिकवरी फेज़ चलता है जो बहुत स्लो रिकवरी फेज़ है, वो 1.5 साल तक चलता है। अच्छा। और 1.5 साल के बाद अमूमन जो चीज़ रह जाती है वो रह जाती है, वो फिर ब्रेन रिकवर नहीं करता, जी क्योंकि ब्रेन के टिश्यू फिर दोबारा नहीं रीजनरेट होते, वो दोबारा आते नहीं, बनते नहीं। जी जी तो फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी और बाकी फैमिली सपोर्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, कॉलर के पहले हम बात कर रहे थे बढ़ती उम्र में, तो क्या इस बीमारी का बहुत हद तक कनेक्शन हमारी बढ़ती उम्र से भी है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हम ऐसे देखते हैं, महिला हो या पुरुष, किसी को कमर में दर्द एक उम्र के बाद कंटिन्यूशन में चालू हो जाता है, किसी को एक पैर में दर्द है तो वो चला आ रहा है, तो क्या इसका भी संबंध? देखिए, उम्र के साथ में हड्डियों में परिवर्तन आता है जी। और ये जो स्पाइन है वो बांस जैसा स्ट्रक्चर है जी। जिसके ऊपरी वाले एंड में गर्दन रहती जी। और नीचे वाला एंड रहता है। ये परिवर्तन गर्दन में भी हो सकते हैं। हाँ हाँ। जब गर्दन की हड्डियां बढ़ती हैं या उनमें एज के हिसाब से परिवर्तन आता है तो नसों में दबाव आता है जो कि हाथ को सप्लाई करती है, तो हाथ में झुंझुनी होती है, पकड़ कमज़ोर होती है। कई बार ये कमर में चालू होता है। नेचुरली अगर कमर में इस तरह से हड्डियों में परिवर्तन आएगा, कमर की नसों में
इस तरह से दबाव बढ़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं L4 L5 L5S1 रेडिकुलोपैथी या सियाटिका, तो ऐसे में पाँव में दर्द होगा। नेचुरली इसका बहुत कुछ आपके ऑक्यूपेशन से डिपेंड करता है। अगर आप मजदूरी का काम करते हैं, सामने झुकते हैं, वज़न उठाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा होता है। या आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं है, आप ठीक तरीके से नहीं बैठते, पूरे टाइम बैठ के काम करते हैं, एक साइड झुके रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो एक्सपोज करती हैं कि ये परिवर्तन होने तो हैं उम्र के साथ में, लेकिन कुछ लोगों में परिवर्तन ये ज़्यादा होते हैं और अनुपात से ज़्यादा होने की वजह से दबाव आते हैं, जिससे सियाटिका और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जितने भी फैशनेबल वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो इस तरह की बीमारियां होती हैं। जी, तो सर यहीं पर अच्छा एक कॉलर और है हमारे साथ। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते, नाम बताएंगे अपना? हाँ जी मैं महावीर यादव, रायपुर जिला, तिल्दा ब्लॉक, ग्राम खैरपुर से। जी महावीर जी। मेरा सवाल ये है मैडम, जैसे कि हमारे गांव एरिया में जैसे किसी को लोपा होता है जी, तो सबसे पहले हम लोग ये गांव ग्रामीण स्तर में जैसे कबूतर का फूल लगा देते हैं, कभी कभी झाड़ फूक करवा देते हैं, या फिर लंबे समय से गांव में ही आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवाते हैं। जी। इसी स्थिति में हमें तत्काल अस्पताल की ओर रुख करना चाहिए, या फिर ये जिस कबूतर का खून है, झाड़ फूक है, या गांव में ही देसी पद्धति से इलाज, सब क्या चीज उचित है, इसकी जानकारी चाहिए। देखिए, मेरे को तो लगता है इस पे विस्तार से बात करने की ज़रूरत है। ये जो पुराने ज़माने का जो 2 ट्रीटमेंट है, एक तो अरंडी के तेल से मालिश करना और दूसरा कबूतर के खून से मालिश करना, ये बाहर के रूप से संचार को बढ़ा सकता है, लेकिन ये अंदरूनी दिमाग के रक्त संचार में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो रुकावट आ चुकी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में एक और प्रचलन है कि मिट्टी का तेल पिलाते हैं, उसको वो तो सर्वथा गलत है, उससे निमोनिया होता है। तिल्दा तो रायपुर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी में है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप रायपुर में उस अस्पताल में पहुँचे और 3 घंटे के अंदर पहुँचे। ये जो पद्धतियाँ हैं, जो अरंडी के तेल से मालिश है या कबूतर के खून से मालिश है, ये शीघ्र रिकवरी के लिए बनाई गई थी कि जिससे उनका बीमारी से रिकवरी हो सके लकवे से। लेकिन ये लकवे का उपचार नहीं है, इससे लकवा जाने वाला नहीं है। लकवा तो तभी जाएगा जब आप क्लॉट को हटाएंगे, खून के क्लॉट को हटाएंगे। तो बेहतर है आप कम दूरी पे हैं और आपको पहुंचना चाहिए, शहर में पहुंचना चाहिए। और सीटी और एमआरआई के बिना आजकल हम लोग इस तरह के लकवे का इलाज नहीं करते, और ये सब पुरानी परंपराएं बंद होनी चाहिए। ये इसी बात पे हम पहले भी एक बार चर्चा कर रहे थे जी शो में। तो सर मैं थोड़ा सा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ कि अभी ये कोरोना जो है बीमारी जो अभी हुई इतनी भयंकर, अभी भी इसका 3रा फेज़ आने वाला है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। तो इसमें भी बहुत से लोग मानसिक तनाव और बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हुए हैं। जी। तो क्या ऐसा कुछ अभी इसमें भी मिल रहा है? देखिए, मैं न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूं तो ज़्यादा है। जी। बहुत सारे मरीज जो हैं पोस्ट कोविड पीरियड में या तो हार्ट अटैक से चले गए या उनको ब्रेन अटैक हुआ जी। और लकवाग्रस्त हो गए। जी। ये खून में बहुत ज़्यादा मोटापन आने की वजह से हुआ है ऐसा, और इसको हम लोग डी डायमर करके इन्वेस्टिगेशन है ये इससे नापते हैं। अगर डी डायमर आपका बहुत ज़्यादा है तो आपको थक के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये हाथ पाँव की नसों में आ सकता है, ये फेफड़े की नसों में आ सकता है जी, जिससे ब्रीदिंग में दिक्कत हो सकती है। हार्ट में आ सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन में आ सकते हैं, और ये केसेस बहुत आयात में आए हैं। शुरू में तो काफ़ी आए। फिर ये नसों को भी प्रभावित करता है जी। तो कुछ लोगों का दोनों हाथ दोनों पाँव लकवाग्रस्त हुआ, कुछ लोगों का सिर्फ चेहरे में लकवा आया। तो ये सारी पेरिफेरल नर्व के होने की वजह से होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका स्वाद चला जाता है, आपका स्मेल चली जाती है, ये भी सब न्यूरोलॉजिकल फीचर्स हैं जी। और लोग बोलते हैं कि सुगंध का जाना या स्वाद का जाना कोविड के बिल्कुल प्रारंभिक सिम्टम्स में से एक है। तो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस तो हुए हैं, काफ़ी कुछ हुए हैं, और इसके अलावा इससे जो इम्यूनिटी दबी है और जो आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुई है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं और इन्फेक्शन हुए हैं। सर, कार्यक्रम में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपसे 2 चीज़ें
पूछना चाहूँगी। एक तो ऐसा अगर किसी को सिम्टम है तो वो सावधानी क्या रखे, और जो आप लोगों को कहना चाहेंगे आज की लाइफस्टाइल में ऐसी बीमारियों से कैसे बचें? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि बीमारियां जो हैं सिर्फ दो तरह की हैं। जी एक तो जो है इन्फेक्शियस डिसीजेज है, जी जैसे कोविड हो गया, एक प्रमुख इन्फेक्शन हो गया, और दूसरे जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है। जी कोविड जो है वो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, वो एक से दूसरे में फैलता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसऑर्डर। जी दूसरा ग्रुप जो रहता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर का है, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है। और इन सब से बचने के लिए आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, अपनी डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। स्पेशली आपको अगर फैमिली हिस्ट्री है इन बीमारियों की तो आपको पीरियोडिकली चेक कराना है। जी और इस बार कोविड ने हम लोगों को बहुत समझाया है कि किस तरह से कम्युनिकेबल या जो संक्रमित की बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जाए। जी तो ये जो लाइफ स्टाइल है जो कोविड ने हमको दी है, जी सावधानी बरतना, हाथ को बार बार स्टरलियम लगाना, सैनिटाइज करना, दूर रहना भीड़ से, ये भी ज़िंदगी भर के लिए अडॉप्ट करने से आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब ने आपको बहुत कुछ बताया भी और बहुत कुछ समझाया भी, तो घड़ी ने इशारा कर दिया है। अगले अंक में फिर कुछ नई जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Thank you.